नमस्कार। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आज श्रावण मास के अंतिम दिवस पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पर्व। आज के दिन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहनों के परिवारों में सुख, संपन्नता और स्वास्थ्य का समावेश है। और इसी कामना के साथ में सबको रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक बधाई। और सीधे सीधे आज के वाक्यांश पर आता हूँ। आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी दीदी, जो हृदयांगन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हृदयांगन बीचिका और साहित्य लोक की संयोजिका, तथा आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, जो कि हृदयांगन संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव हैं। आदरणीय भाई महेंद्र जोशी जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज के वाक्यांश पर आता हूँ। आज का वाक्यांश है समस्या का हल। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उसका हल किस प्रकार से निकालें। तमाम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और किसी भी प्रकार से अपने परिवार में, नगर में, किसी समिति में, किसी संस्था में, किसी समूह में जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सब ये कहते हैं कि भाई इसका हल निकालो। बड़ी असहज स्थिति हो रही है समस्या के कारण। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसका हल निकले कैसे। संत, ऋषि मुनि, ज्ञानी सब एक वाक्य में कह करके बात समाप्त कर देते हैं कि हर समस्या का हल उसके मूल में है। अर्थात समस्या का हल समस्या के अंदर ही निहित है। और बस उसके बाद में इतना सूत्र वाक्य पकड़ करके और आदमी आगे बढ़ जाता है, लेकिन वास्तव में वो ये नहीं सोच पाता कि ऐसा क्यों कहा गया है। आइए आपको बहुत छोटे छोटे और जो हर समय आपकी जानकारी में रहते हैं कुछ ऐसे बिंदु के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ कि समस्या का हल उसके अंदर ही निहित है, समस्या की प्रारंभिक अवस्था में ही निहित है। देखिए, एक प्रमाण आपको देता हूँ त्रेता से। त्रेता में क्या प्रमाण मिलता है कि जब हनुमान जी महाराज सीता माता की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उनको मार्ग में सबसे पहले सुरसा मिलती है।
निश्चित रूप से जिसने मार्ग रोक दिया वो किसी समस्या से कम नहीं थी, लेकिन उसका हल कैसे निकला? उसका हल निकला कि सूसा को इस बात के लिए विवश किया गया कि वो अपने मुख का आकार बढ़ा ले, और हनुमान जी ने उस मुख के अंदर प्रवेश करके तब उस समस्या का हल निकाल लिया। तब वो समस्या हल हो गई। जैसे ही वो उसके अंदर गए, बाहर निकलते के साथ ही हल हो गया। अर्थात समस्या के अंदर ही हल मिला ना। इसी प्रकार से सिंहिका के लिए भी ये हुआ। सिंहिका भी समुद्र की तलहटी में थी। वहाँ हनुमान जी यदि ऊपर से वार करते तो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ये समस्या है तो इसका हल इसके अंदर ही जाकर के मिलेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि चलते चलते पैर में कांटा चुभ जाता है। कभी कभी किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं, कोई कांटा रहता है, वो पैर में चुभ जाता है, तो उसको निकालने का क्या साधन है? किसी नुकीली वस्तु से, किसी कांटे जैसी वस्तु से ही उसको निकाला जा सकता है, बाकी और कोई साधन नहीं है उसको निकालने। अर्थात जो समस्या का कारण बना है उससे ही समस्या का हल निकला, उसी में घुस करके समस्या का हल निकला है। उस दूसरे कांटे से पैर को लगातार धीरे 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 करके कुरेदा जाता है और अंत में वो समस्या निकल करके बाहर आ जाती है, वो कांटा बाहर आ जाता है। इससे और भी सरल विधि है और सब इसको जानते हैं, देखते हैं, लेकिन हो सकता है कभी ध्यान न किया हो। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सर्दी के मौसम में, शरद ऋतु में स्वेटर बुनती है। आजकल तो ये प्रथा लगभग हट सी गई है, क्योंकि सब रेडीमेड वस्त्रों पर आ गए हैं। लेकिन जो महिलाएं, मैं समझता हूँ कि 60 से 70 तक के दशक की पैदाइश हैं, वो इस विधा को जरूर जानते हैं, या जो अबके हैं और इनके घर में पुरानी दादी, नानी, मामी हैं, वो भी इस चीज़ को देखते हैं। तो उनका गोला बनाया जाता है लच्छी में से। बहुत ही एकदम साधारण सी बात है, सबने देखा होगा निश्चित रूप से, लेकिन उसमें वो उलझी रहती है, सीधा गोला नहीं बन पाता है। तो उस उलझन को सुलझाने का काम क्या है, किस तरीके से किया जाता है, सारी बहनें जानती हैं। उसके एक एक तार को अलग अलग कर दिया जाता है। अर्थात जो गांठ समस्या बनी हुई थी, उसको खोलने के उपक्रम में, उसको हटाने के उपक्रम में उसके अंदर ही घुसा जाता है, तभी उस गांठ को सुलझाया जाता है। तो समस्या का सुलझाव समस्या के ही अंदर है। आप बाहर बैठ करके सोचते रहें कि कोई गांठ के ऊपर गांठ के ऊपर गांठ लगी हुई है और आप उसको खोल दें, तो ऐसा कोई जादू किसी के पास नहीं है। उसके अंदर घुसना पड़ेगा और उसकी एक एक परत हटानी पड़ेगी, अर्थात उस समस्या के अंदर डूबना होगा, तब उस समस्या का हल होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो, जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका सामना करके, उनके एक एक बिंदु को समझ करके तब उस समस्या का हल होगा। अर्थात वार्तालाप से हल निकलेगा। यदि
संवाद शून्यता की स्थिति पैदा हो गई तो निश्चित रूप से गांठ लगी ही रहेगी, वो कभी नहीं खुलेगी। और उसको खुलने का तरीका यही है कि उसकी एक एक परत को, एक एक तार को, एक एक रेशे को अलग करें और बड़े सौहार्द के साथ में अलग करें, सहजता के साथ उसको अलग करें, तभी वो सुलझ सकती है गांठ। अन्यथा जोड़ लगाएंगे अपनी अपनी तरफ को तो फिर कभी खुलेगी नहीं, और ज़्यादा गांठ और ज़्यादा तीव्र होती चली जाएगी और कठोर होती चली जाएगी। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं कोई बात होती है, कोई भी युद्ध हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी समाप्ति के बाद में शांति का मार्ग कब निकलेगा? जब अंत में जाकर के टेबल टॉक्स होंगे, आपस में बात होगी और जो भी मतभेद हैं, जो भी मनभेद हैं, उनके एक एक बिंदुओं पर चर्चा होगी, तब जाकर के सहमति बनेगी। क्योंकि जब हम किसी गांठ को खोलते हैं तो किसी धागे को हम खींचते हैं और किसी को ढीला करते हैं, उसका आकार बड़ा करते हैं। आकार बड़ा करने का मतलब क्या है कि हम उसकी संरचना देखते हैं आकार बड़ा करके, कि आखिर ये गांठ लगी है तो इसकी संरचना क्या है। वही काम जो हनुमान जी ने किया था सुरसा के मुख के अंदर प्रवेश कर। उन्होंने भी तो अंदर घुस कर के यही देखा था कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है, ये समस्या कहाँ खड़ी हुई है, इसका हल कैसे होगा। और वही मैं आपको बताता हूँ कि अपने जीवन में जब भी कभी कोई समस्या आ जाए किसी भी प्रकार की, तो उसके मूल में जाइए, उसके मूल पर विचार कीजिएगा कि आखिर ये समस्या क्यों खड़ी हुई है। अहम के साथ नहीं, न अहम के साथ, न वहम के साथ, न दुराग्रह से, न पूर्वाग्रह से, सहज भाव से उसको देखिए, उसकी एक एक परत को खोल करके देखिए। पता चलेगा कि जो समस्या बनी हुई थी वो वास्तव में समस्या जबरदस्ती हमारे अहम ने और वहम ने बना दी, समस्या थी ही नहीं कहीं। अधिकतर जो पारिवारिक मसले होते हैं उनमें जहाँ स्थिति विवाद की बन जाती है, यहाँ तक कि अलगाव की भी पोजीशन आ जाती है, तो उससे पहले एक प्रक्रिया होती है। डाइवोर्स से पहले एक प्रक्रिया होती है और वो कहलाती है काउंसलिंग। काउंसलिंग का अर्थ क्या है? काउंसलिंग का अर्थ ही सीधा सीधा ये है कि जो काउंसलर है वो उन समस्या जहाँ पैदा है, जिस बिंदु पर समस्या पैदा है, उसके एक एक पहलू को खोल करके देख करके तब वो उसको सजेस्ट करता है। जैसे हमारी बहनें जब ऊन का गोला बनाती हैं तो वो उसको एक एक धागे को अलग अलग करके देखती हैं और फिर उसके बाद में सोचते हैं कि किस धागे को कहाँ से निकालना है, कहाँ उलझा हुआ है, तभी तो ऊन सीधी हो पाती है और उसका गोला बन पाता है। वही काम हमारे काउंसलर्स करते हैं, वही काम हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं। तो इसलिए समस्या कहीं कुछ नहीं है, समस्या का हल हमेशा उसके मूल में है। सहजता, सरलता के साथ में, बिना किसी अहम वहम के, बिना किसी दुराग्रह और पूर्वाग्रह के यदि हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का हल हमें ही प्राप्त हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो किसी काउंसलर की आवश्यकता पड़ सकती है।
इससे अधिक और कोई कुछ भी नहीं है। मैं यहीं अपनी बात को विश्राम देना चाहता हूँ और उपस्थित होने के लिए आदरणीय विधुभूषण भाई साहब, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, भाई RPS चौहान जी, बहन अंशु जैन जी, भाई महेंद्र जोशी जी और विद्युत प्रभा दीदी, और एक सज्जन कोई और भी मुझे दिखाई दिए थे, लेकिन मैं त्रुटिवश उनको इसमें नहीं कर पा रहा हूँ, और क्योंकि उनकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है इसलिए मुझे ध्यान नहीं हो पाया। शायद कहीं वर्षा दीदी या रुचि मेहरोत्रा दीदी, अंशु जैन दीदी तो खैर थी ही, उनको तो देखा ही था। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी सब में व्यस्त होंगे निश्चित रूप से, वो बाद में देखेंगे। तो सब लोगों को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, और चूँकि समय हो गया है तो इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 1 मिनट से ऊपर और अतिरिक्त समय ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।